हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं जर्नल एक्सेप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दे रखे हैं आपके सेक्शन 14 से लेके 44 के अंदर। इन्हें हिंदी में कहा जाता है साधारण अपवाद। देखिए, अगर आप कोई भी केस देखते हैं तो एक होता है उसमें इंजर्ड पार्टी जिसे कहा जाता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ जो होता है वो इंजर्ड होता है, इंजर्ड पार्टी मतलब उससे कोई डैमेज हुए होते हैं। डिफेंडेंट जो होता है वो होता है जिसने वो इंजरी कॉज की होती है, वो अपने आप को, वो अपने बचाव में कुछ डिफेंस देगा। तो इसीलिए इन द आई ऑफ लॉ यहाँ पे सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 44 के अंदर कुछ ऐसे एक्सेप्शन दे रखे हैं जिसमें डिफेंडेंट अपने आप को बचा सकता है। तो हम आज वही देखने वाले हैं कि कैसे कोई डिफेंडेंट जो उसने इंजरी अब हो चुकी है उससे, वो उसमें कैसे अपना डिफेंस ले सकता है। तो सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 33 तक जर्नल डिफेंसेस दे रखे हैं, लेकिन सेक्शन 34 से लेके 44 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब अगर आपकी बॉडी और आपकी प्रॉपर्टी पर कोई इंसान हमला कर देता है या आपको ऐसा लगता है कि हार्म होने वाला है, तो आप उसका प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये बताया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 34 से लेके 44। और जो जर्नल डिफेंसेस हैं वो है 14 से लेके 33 के अंदर। अब देखिए, जर्नल डिफेंसेस, आपको एक चीज ध्यान देनी है, इसमें एक्ट हो चुका है, एक्टस रिया हो चुका है। जैसे कि डिफेंडेंट ने इंजरी पहुंचा दी है, लेकिन अब डिफेंडेंट ये कह रहा है कि देखिए मेरा मेंस रिया नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरे से गलती से हो गया। अभी हम देखेंगे कि कैसे वो एक्सेप्शन ले सकता है। तो डिफरेंट टाइप के, जैसे कि मिस्टेक, या फिर जैसे कि बाय लॉ हुआ है, जैसे कि उसको ऊपर से ऑर्डर मिले, उसकी ड्यूटी थी, तो ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। लेकिन आपको एक चीज देखनी है कि जर्नल डिफेंसेस में एक्ट हो चुका है इंसान से। अब वो कोर्ट में ये कह रहा है कि मेरा मेंसरिया नहीं था, अब उसे वो प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे उसका मेंसरिया नहीं था या कैसे उसका इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पे उसे ये प्रूफ करने के लिए उसको कुछ डिफेंसेस दे रखे। देखिए, पहली चीज, पहला एक्सेप्शन, अगर वो आदमी कहता है कि सर ये बाय मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है, ये बाय मिस्टेक हुआ है या फिर ये मेरी ड्यूटी थी। फॉर एग्जांपल, एक अब ये बताया है सेक्शन नंबर 14 के अंदर। अब आपको सेक्शन भी याद रखना है, उसके अंदर क्या है वो भी याद रखना। देखिए, मैं एग्जाम में अगर लिखने को आएगा तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 14 से लेके 44 सेक्शन को लिखिएगा, लेकिन एटलीस्ट जो मेन है उनको तो आपको लिखना ही है। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेक्शन जो कि मिस्टेक के बारे में बोलता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, एक सोल्जर है, वो उसको ऑर्डर मिलता है बाय हिज सीनियर की बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, उस पर गोलियां दागो। तो यहाँ पे सोल्जर ड्यूटी बाउंड है। सोल्जर ये कह सकता है कि मैं ड्यूटी बाउंड हूं, इसीलिए मुझे गोली फायर करनी पड़ी। तो यहाँ पे ड्यूटी आएगा। वैसे ही बाय मिस्टेक भी हो सकता है कि गलती से हो गया। तो यही है। देखिए, मिस्टेक दो किस्म की होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ही आपको डिफेंस मिलेगा, मिस्टेक ऑफ लॉ में आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। ये मैंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया कि मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है। यहाँ अभी आपको बीएनएस में बस इतना ध्यान रखना है कि मिस्टेक ऑफ लॉ में कोई डिफेंस नहीं मिलता, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपको डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने देखा ड्यूटी या फिर मिस्टेक, सेक्शन नंबर 14, जिसे हिंदी में कहते हैं भूल। ठीक, अब देखिए दूसरा, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 16, इसमें न्यायिक कार्य, मतलब कि कोई भी चीज जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है। सेक्शन 15 के अंदर जजों को जर्नल डिफेंसेस मिला हुआ है, और सेक्शन 16 के अंदर जो भी कोर्ट और ऑर्डर से रिलेट करते हैं उनको जर्नल डिफेंसेस प्रोवाइडेड है। सेक्शन नंबर 18 कहता है कि बाय एक्सीडेंट हो गई चीज, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, मेरा कोई आपराधिक इच्छा नहीं थी या कोई आपराधिक मंशा नहीं थी, ये जो है वो बाय एक्सीडेंट हो गया। ये एक लॉफुल एक्ट था और ये इन अ लॉफुल एक्ट के दौरान ही हुआ है। और यहाँ पे मैंने विथ केयर एंड कॉशन लिया, विथ ड्यू केयर और कॉशन, मैंने बहुत संभाल के काम किया, लेकिन फिर भी वो बाय एक्सीडेंट हो गया। अब इसका एक एग्जांपल है, एक आदमी है, वो जंगल में कुल्हाड़ी से पेड़ को वो कर रहा था कट। तभी क्या हुआ कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी, उसका आगे का जो वो नुकीला होता है ना, वो गिर गया, मतलब वो आगे, मतलब वो यहाँ से निकल गया, और पास में एक आदमी था, वो उसके जाके लग गया और उस आदमी की हो गई डेथ। तो यहाँ पे ए ने डिफेंस लिया, ए ने कहा कि ये बाय एक्सीडेंट हुआ है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं जंगल में पेड़ को काट रहा था और मेरी कुल्हाड़ी का जो आगे वाला जो ये नुकीला जो ये ऑब्जेक्ट था ये बाहर आ गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तो उसको यहाँ पे डिफेंस मिलेगा एक्सीडेंट का। तो ये आपको बताना पड़ेगा। अगर यही चीज घर पे हुई होती तो वो डिफेंस नहीं मिलता। अब कुल्हाड़ी का काम जंगल में हो रहा है, इसलिए उसको डिफेंस मिला। और भी चीजें देखनी होंगी, सर्कमस्टांसेस क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे ये एक्सीडेंट का केस हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा है, अगर कोई चीज गुड फेथ में हुई हो या फिर वो दूसरे हार्म को रोकने के लिए हुई हो, तब भी यहाँ पे डिफेंस मिल सकता है, सेक्शन 19। अब देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों घर में आग लगी थी। ये पहले घर में आग लगी, उससे दूसरे घर में आग लगी, फिर उससे तीसरे घर में आग लगी। अब एक आदमी आता है, वो ये कहता है कि अगर मैं ये लकड़ी के घर को तोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं इस घर को हटा देता हूँ, तो ये अभी तीसरे घर से आगे आगे आग जाएगी नहीं। तो ये आदमी इस चौथे घर को तोड़ देता है और यहाँ से सारी की सारी लकड़ियां निकाल देता है, जिस वजह से आग आगे नहीं फैलती है। तो इस आदमी ने इन गुड फेथ काम किया। अब इस घर का मालिक अगर इस पे केस डाल दे कि इसने मेरे घर को डिमोलिश किया, तो ये जो ये आदमी है ए, ये यहाँ पे डिफेंस ले सकता है। ये कह सकता है, सर मैंने इन गुड फेथ ये काम किया, आग
आगे जा रही थी, मेरे को दिमाग आया कि यार यहाँ पे अगर मैं इस घर को तोड़ देता हूँ तो यहाँ से आग आगे नहीं जाएगी और ये जो ये बाकी के घर है इन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैंने ये किया। तो कोर्ट यहाँ पे ये डिफेंस एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये इन अ गुड फेथ हुआ है और ये प्रिवेंट करने के लिए हुआ है दूसरे हार्म को। जो ये बाकी के ये 5-6 घर इसमें आग नहीं लगे इसलिए इसने चौथे घर को तोड़ दिया, तो ये प्रिवेंट अदर हार्म, इन आगे वाले घरों को हार्म ना हो इसलिए इसने इस घर को तोड़ा, तो ये डिफेंस में आ सकता है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है बाय माइनर, कोई ऐसा बच्चा। अब देखिए माइनर के भी 2 केस है। पहला केस ये है अगर सेक्शन 20 सेक्शन नंबर 20 कहता है अगर कोई बच्चा 7 साल से छोटा है, 7 साल का बच्चा कोई भी हो, उसने कोई भी ऑफेंस करा, उसने चाहे चाकू से मर्डर कर दिया, गन से किसी को मार दिया, उस पर कोई ऑफेंस नहीं लगेगा। इसकी एक मैगजिम है जो कि है डॉली इन केपिक्स। अगर एग्जाम में सिर्फ ये मैगजिम भी आती है तो समझ जाना ये बाय माइनर का डिफेंस है, डॉली इन केपिक्स। इसका मतलब होता है एज जो है वो अपने आप ही आपको डिफेंस दे देगी। 7 साल से कम का बच्चा, वो उसने कुछ भी ऑफेंस करा है, उसको कभी भी कोई ऑफेंस के अंदर नहीं लेके आया जा सकता है। अब देखिए सेक्शन 21 जो है वो ऐसे बच्चों की बात करता है जिनकी एज 7 से 12 साल है। इसमें यह देखा जाता है कि क्या वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्या उनका माइंड डेवलप हो चुका है। इसमें 2 एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल, एक बच्चा होता है जिसकी एज 7 से 12 के बीच में होती है, वो बी को मार देता है, गन से मार देता है और फिर भाग भी जाता है। तो यहाँ पे इस बच्चे को पूरी की पूरी क्या है, मैच्योरिटी है। अगर उसने बी को मारा तो मतलब उसको, और फिर वो भाग भी गया, उसको पता लग गया कि उसने कुछ गलत काम कर दिया। अगर वो नहीं भागता, वहीं पे खड़ा रह के गन के साथ खेलता या कुछ भी करता, तो वहाँ पे उसको डिफेंस मिल जाता। तो यहाँ पे कोर्ट ये बोलेगी कि इस बच्चे को पूरी की पूरी मैच्योरिटी है कि इसने बी को मारने के बाद वो भाग गया, मतलब उसके अंदर एक डर आ गया कि अब मुझे जेल में भेजा जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ए जो है वो बी को मार देता है नाइफ से, ठीक है। तो एक छोटा बच्चा होता है जिसकी एज 7 से 12 साल की होती है, वो बी को चाकू से मार देता है, फिर उसके बाद वो उस नाइफ के साथ खेलने लगता है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि बच्चे की अभी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं हुई है, मतलब बच्चा जो है अभी वो उतना मेच्योर नहीं हुआ है, उसमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे इस बच्चे को डिफेंस मिल जाएगा। तो ये दोनों केसेस आपको याद रखने माइनर के हैं, सेक्शन 20 और सेक्शन 21। फिर आता है सेक्शन 22, ये कहता है अनसाउंड माइंड। अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है तो उसको डिफेंस मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्शन या फिर एक एसेंशियल पॉइंट ये है कि अनसाउंड माइंड जब वो एक्ट कर रहा हो, जब वो ऑफेंस कर रहा हो, तब वो अनसाउंड माइंड का होना जरूरी है। देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ज्यादातर टाइम साउंड माइंड के रहते हैं, लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड के होते हैं, मतलब ज्यादातर समय स्वस्थ चित्त के, लेकिन कभी कभी अस्वस्थ चित्त के। तो उनका जब वो ये ऑफेंस कर रहे हो तब उनका अनसाउंड माइंड का होना कंपलसरी है, ये कह रहा है। सेक्शन 23 ये कहता है अगर आपको कोई इंटॉक्सिकेशन कर देता है अगेंस्ट द विल, आपकी विल नहीं थी, बाय फोर्स जबरदस्ती आपको नशा कराया जाता है या कुछ आपसे ऐसा काम कराया जाता है, फिर आपसे कुछ एक्ट होता है, तो आप वहां पे डिफेंस ले लोगे कि भाई ये मेरे से इंटॉक्सिकेशन में हुआ था, नशे में हुआ था, और वो भी मुझे जबरदस्ती करवाया गया था, वो भी मेरी कंसेंट के बिना हुआ था, इसीलिए आपको वहां पे डिफेंस मिल जाएगा। सेक्शन 23 के अंदर है। अब देखिए सेक्शन 25 से लेकर 30 तक इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। इसमें 3 सेक्शन 25, 26 और 27 बात करते हैं कंसेंट की। जब कंसेंट लेके कुछ काम कराया जाता है, देखो मान लिया जाए कुछ, देखो अब अगर आप कोई गेम देखने के लिए जाते हैं, अगर आप स्टेडियम में जाते हो तो सिंपल सी बात है, आप वहां जा रहे हो, आप गेम देख रहे हो, अगर बॉल आई और आपको उससे चोट लग गई तो ये आप फिर वहां पे ये नहीं कह सकते कि ये विराट कोहली ने मेरे पे बॉल मारी और अब ये मुझे कंपनसेशन देगा, अब ये मुझे डैमेजेस देगा। आप उसको बीएनएस के अंडर लाइबल नहीं ठहरा सकते। क्यों नहीं ठहरा सकते? क्योंकि अंडर सेक्शन 25 ऑफ द बीएनएस आपने अपनी कंसेंट दी है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि पर्सन हैज गिवन कंसेंट। जब भी आपको ऐसा गेम देखने जाते हो जिसमें आपके हार्म होने के चांसेस होते हैं, जैसे आप गेम देखने गए और आपको बॉल आके लग गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब मुझे यहाँ पे डिफेंस लेना पड़ेगा। वहां पे जो प्लेयर है, वहां पे विराट कोहली या कोई भी प्लेयर, वो ये डिफेंस ले लेगा अंडर सेक्शन 25 के कि ये जो इंसान है ये खुद अपनी कंसेंट से गेम देखने आया था, तो इसीलिए अब मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो ये सेक्शन 25 जो है ये उन लोगों के लिए जो गेम वगैरह खेलते हैं या इन लोगों के लिए जिनके वजह से किसी को चोट लग जाती है, ऐसे करके कि मेनली इसमें स्पोर्ट्स प्लेयर ये सब आ जाएंगे। उसके बाद सेक्शन अगर आप 26 देखो, इसमें क्या कंसेंट देते हैं इन गुड फेथ, अपने बेनिफिट के लिए। यहाँ पे पेशेंट बोलेगा अपने बेनिफिट के लिए कि डॉक्टर आप मेरा ऑपरेशन कर सकते हो, मैं आपको कंसेंट दे रहा हूँ। अगर उसके बाद भी ये पेशेंट की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे डॉक्टर लायबल नहीं होगा, क्योंकि अंडर सेक्शन 26 आपने कंसेंट दी थी। सेक्शन 27 के अंदर भी कंसेंट ही है, लेकिन आप इसमें आप कंसेंट नहीं देते हो, इसमें आपके बिहाफ पे कोई कंसेंट देता है। ये उन लोगों के लिए जो लोग अनसाउंड माइंड के हैं या जो लोग 18 साल से कम के हैं, जो लोग माइनर हैं, ये उन लोगों के लिए है। यहाँ पे वो लोग अपनी कंसेंट देते हैं। देखिए सेक्शन 28 के अंदर क्या है, कंसेंट बाय फेयर। अब आपको कोई ज़बरदस्ती, कोई डर या उसमें आपको कंसेंट ले रहा है, जैसे कि आप अनसाउंड माइंड के लिए
इंटॉक्सिकेशन, अंडर 12, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो वो आएगा कंसेंट बाय फेयर और इंजरी, तब आपकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। आप डिफेंस ले सकते हो कि जब मैंने कंसेंट दी थी उस समय मेरे अंदर फेयर और इंजरी थी, या फिर मैं अनसाउंड माइंड का हूँ, मैं इंटॉक्सिकेशन में था, या फिर मैं अंडर 12 साल का हूँ। सेक्शन 30 का कहता है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इन गुड फेथ आप कुछ काम करते हो लेकिन आप विदाउट कंसेंट करते हो। गुड फेथ में आप कुछ काम करो लेकिन वहाँ पे कंसेंट नहीं है, तो इसका भी आप डिफेंस ले सकते हो अंडर सेक्शन 30। कैसे? ए जो है एक आदमी है, वो देखो एक आदमी ए है एक आदमी बी है। ए जो एक आदमी है उसको शेर ने झपट्टा मार दिया है, बी के हाथ में गन है। अब बी ने क्या करा? फायरिंग दाग दी। अब यहाँ पे ए और बी जो है बहुत हिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब लायन ने जो शेर है उसने ए के ऊपर झपट्टा मारा हुआ है। तो यहाँ पे बी अगर गोली मार दे और गलती से वो ए को लग गई तो यहाँ पे बी अपना बचाव ले लेगा कि सर मैंने तो गुड फेथ में किया था, विदाउट कंसेंट किया था, मैं तो ये शेर से ए की जान बचाना चाह रहा था, लेकिन वो ए को ही लग गई क्योंकि दोनों इतना ज़्यादा हिल रहे थे। तो यहाँ पे बी को डिफेंस मिल जाएगा। तो ये यही बताता है कि अगर आपने इन गुड फेथ काम किया और आपने कंसेंट नहीं भी लिया और अगर कुछ इंजरी हो जाती है तो भी आपको डिफेंस मिल सकता है। अब देखिए, अब कुछ ऐसे डिफेंसेस हैं जो प्राइवेट डिफेंस जो आपको मिलते हैं अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। ये क्या है? ये भी जर्नल डिफेंसेस का पार्ट है, लेकिन ये तब आपको मिलेगा जब आपको एक डर होगा। देखो अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी को आप कब बचाओगे? जब अपनी बॉडी को आप तब बचाओगे जब आपको लगेगा कि दूसरा इंसान मुझे मारने वाला है या दूसरा इंसान मुझे मार सकता है। तो ये एप्रीहेंशन होता है, मतलब लगता है कि कुछ ना कुछ हार्म होने वाला है, आपको अभी वो हुआ नहीं है, एक डर है आपके अंदर, एक एप्रीहेंशन है, वो आता है। इसमें आप अपने आप को भी बचा सकते हो और आप दूसरे इंसान को भी बचा सकते हो। किससे बचाओगे? कोई इलीगल एक्ट हो रहा है उससे आप अपने आप को बचा सकते हो। ये दे रखा है सेक्शन 34 से सेक्शन 44 के बीच में। तो देखो सबसे पहले सेक्शन 34 में प्राइवेट डिफेंस की डेफिनेशन दे रखी है। सेक्शन 35 में बता रखा है कि प्राइवेट डिफेंस कितने टाइप का हो सकता है। ये दो किस्म का होता है, एक होता है प्रॉपर्टी, एक होता है बॉडी का। प्रॉपर्टी दो किस्म की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपके घर में कोई चोरी कर रहा है, कोई रॉबरी हो रही है, कोई मिसचीफ हो रहा है, कोई जबरदस्ती आपके घर के अंदर घुस रहा है या कोई अटेम्प्ट कर रहा है चोरी करने का, तो आप इन सब में उस इंसान को मार सकते हो। ये आपको डिफेंस मिला है, प्राइवेट डिफेंस। तो ये प्रॉपर्टी में, मूवेबल प्रॉपर्टी में। अभी हम और आगे अच्छे से देखेंगे, अभी मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। देखो सेक्शन 36 ये बोलता है, अगर कोई पागल इंसान आपको मारने के लिए आ रहा है या आपको लग रहा है कि अब तो ये मुझे मार ही देगा, पागल इंसान ना, उसके हाथ में गन भी हो सकती है, अब आपको लग रहा है कि यार ये तो मुझे गन से मार देगा, तो उससे पहले आप उसको मार सकते हो। ये है प्राइवेट डिफेंस। जेड जो कि एक अनसाउंड माइंड का है, वो अटेम्प्ट कर रहा है मारने के लिए ए को। जेड जो है एक पागल आदमी है, वो ए को मारने जा रहा है, तो ए यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। ए जेड के मारने से पहले ही उसको मार सकता है, तो और ए वहाँ पे बच भी जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि भाई जेड मुझे मारने वाला था और वो एक अनसाउंड माइंड का है। अंडर सेक्शन 36 ए को डिफेंस मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सेक्शन 37। सेक्शन 37 ये कहता है कि कोई भी आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। प्राइवेट डिफेंस उस केस में नहीं मिलेगा अगर आपने किसी बिना रीजन के, आप अब देखो पागल इंसान खाली बैठा है। सेकंड केस देखो, एक अनसाउंड माइंड का आदमी खाली बैठा है। ये ए एक अनसाउंड माइंड का आदमी है और ये खाली बैठा है, और बी बोल रहा है कि नहीं मुझे डर है कि ये मुझे मार सकता है। कोई डर है नहीं, वो खाली बैठा है। आपको कैसे लग रहा है कि वो मार सकता है? या तो उसके हाथ में गन होती या उसके हाथ में कोई लाठी होती, कुछ भी होता, उसके हाथ में कुछ है नहीं, वो खाली बैठा है। और बी ने ए को मार दिया और फिर डिफेंस ले रहा है कि नहीं मुझे सेक्शन 36 के अंदर डिफेंस चाहिए। तो यहाँ पे ये ए जो है, इसमें आप क्या, यहाँ पे कोई डर था? कोर्ट देखती है हर चीज। तो अगर कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है, मतलब कोई डर की भावना ही नहीं है, तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, फिर आप उसमें डिफेंस के हकदार नहीं होगी। दूसरा, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर हाथ उठा देते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट मान लिया जाए अपना लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए आ रहा है, आपने उसके ऊपर हाथ उठा दिया ये कहने के लिए कि मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट मुझे मार देगा, तो उस केस में भी आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। पहली चीज, आपको तब डिफेंस नहीं मिलेगा जब कोई डर की आशंका नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। तीसरा, कोई ऐसा इंसान जिसको उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने डायरेक्शन दिया है, मतलब अपने बिहाफ पे काम करने के लिए भेजा है, उस केस में भी कोई भी जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर आपने उस इंसान को मार दिया जिसको ऊपर से ही ऑर्डर मिले थे कि भाई ये काम करके लाना, ये वाला घर इस जमीन से हटा के लाना, उसको ऊपर से ऑर्डर मिले और आपने उसको मार दिया ये कह कि नहीं ये तो मेरे घर को तोड़ रहा था, तो वहां पे वो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑर्डर होता है बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। तो तब उस केस में भी आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। इसका केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप 1974 का केस है। आप सिर्फ केस का नाम भी लिख दोगे तो भी ठीक रहेगा। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंसेस है सेक्शन 38 से लेके सेक्शन 40 में। तो इसमें आप किसी की जान भी ले सकते हो। कब, किस केस में आप इंसान की जान ले सकते हो? जब आपको लगता है कि दूसरा इंसान आपकी मौत कर देगा, मतलब आपका डेथ कर देगा। दूसरा इंसान आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देगा, बहुत ज़्यादा ही चोट पहुंचा देगा। ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है घोर अपहित होता है इसका मतलब ग्रीवियस हर्ट बहुत ज़्यादा किसी को चोट पहुंचा सकता है। आपको ऐसा लग रहा है, अब यहाँ पे देखो ए और बी दो लोग हैं, ए को ऐसा लग रहा है कि बी उसकी डेथ कॉज कर देगा, तो ए पहले ही उसको बी को मार सकता है। अगर ए को ऐसा लग रहा है कि उसको बी ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, तो उस केस में ए बी को मार सकता है और उसमें फिर वो प्राइवेट डिफेंस भी ले सकता है। ए किन किन केसेस में बी को मार सकता है? जब ए को लग रहा है कि उसका रेप होने वाला है, जब ए को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई दूसरा इंसान अननेचुरल लस्ट कर रहा है, जब ए को लग रहा है कि उसकी
किडनैपिंग होने वाली है तब भी वो जिस पे उसको शक हो रहा है उसको उसकी डेथ भी कॉज कर सकता है। जब ए को लग रहा है कि कोई उसका रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट करने वाला है तब भी वो दूसरे इंसान की डेथ कॉज कर सकता है। जब ए को लग रहा है कि उस पर एसिड अटैक होने ही वाला है तब भी वो दूसरे इंसान की डेथ कॉज कर सकता है। अब देखिए सेक्शन 39 कहता है इन केसेस में आप डेथ कॉज नहीं कर सकते पर उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई भी हार्म कर सकते हैं लेकिन आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। किन केस में? इन सारे केसेस के अलावा। मान लिया जाए अब यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट की जगह सिर्फ हर्ट हो रहा है, सेकंड केस में सिर्फ हर्ट, आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरा आदमी मेरी हर्ट कॉज कर सकता है तो उसमें आप उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते, आप भी उसको हर्ट कॉज कर सकते हो लेकिन डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। अब देखिए सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 43 के अंदर प्रॉपर्टी के बारे में बोला है। अभी तक तो हमने देखा बॉडी के बारे में, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। कब कोई आपकी प्रॉपर्टी पे अटैक कर सकता है और उस पर आप अपना बचाव कैसे कर सकते हो। देखो आप इन केसेस में 41 के अंदर बोला आप इन केसेस में उस आदमी की डेथ कॉज कर सकते हो। पहला, जब आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी रॉब होने वाली है, मतलब जब रॉबरी होने वाली है, जब आपके घर में रात को कोई चोर घुस रहा है, कोई हाउस ब्रेकिंग हो रही है, आपके घर में कोई रात को घुस रहा है, सिर्फ रात को, अगर कोई दिन में घुसेगा तब डेथ कॉज नहीं होगी, साफ साफ लिखा है जब रात को कोई घुसेगा तभी आप डेथ कॉज कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई आपके घर में आग लगा रहा है या कोई आपके सामान में आग लगा रहा है तब भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो, मिसचीफ बाय फायर लिखा हुआ है। तीसरी चीज़, कोई थेफ्ट वो कर रहा है और आपको आपके घर में चोरी हो रही है और आपको लग रहा है कि ये चोर मेरी डेथ भी कॉज कर सकता है या मुझे ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, उस केस में आप उस चोर की डेथ कॉज कर सकते हो और आपको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट डिफेंस के अंदर। अभी हमने देखा जर्नल डिफेंसेस, फिर हमने देखे प्राइवेट डिफेंसेस। अगर एग्जाम में आता है जर्नल एक्सेप्शन कुछ भी आ सकता है। अगर वो जर्नल डिफेंस पूछे तो 14 से लेके 33, अगर वो स्पेसिफिक प्राइवेट डिफेंस पूछे तो 34 से लेके 44 के अंदर आपको सेक्शंस लिखने। सारे नहीं भी लिखो पर एटलीस्ट कुछ तो याद होने चाहिए जिससे आपका आंसर सस्टेन हो पाए। थैंक यू सो मच।